Welcome to our channel. Now let's dive into our whole syllabus of GS3. We have studied this, and now we are starting with the subject. So basically, what is economics? आपको पता होना चाहिए कि economics है क्या, because हम इसी subject के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. GS3 is majority of this subject itself. तो economics है क्या? What is economics? देखो, इससे पहले हमने क्या किया? GS1 is all about your history, culture, वही सब होता है. सोसाइटी इन हिस्ट्री एंड कल्चर, जहाँ जोग्राफी थोड़ी बहुत आती है, एंड तो लाइक लैंड रिफॉर्म, लैंड फैक्टर्स एंड ऑल, उस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें GS1 में. अब वहीं हम GS2 में जाते हैं तो यहाँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात होती है कि पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल, उसकी बात करते हैं. फिर इसमें जब हम GS3 में आते हैं तो यहाँ हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, पहले देख लिया सिविलाइजेशन, देख लिया पहले कैसे सिविलाइजेशन, किस तरह से आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से वो आगे हमारे लिए हेल्पफुल है, हमने वो सब देख लिया. फिर हमने पॉलिटी ला दी, जिसमें हमने पॉलिटिक्स एंड ऑल सब की बात करी, गवर्नेंस से रिलेटेड सारे इश्यूज़ देखे. फिर हम आते हैं GS3 में. GS3 हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हमें मेजॉरिटली रट्टाफिकेशन यहाँ काम नहीं करती है. यहाँ बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन काम नहीं करती है. मेजॉरिटली आपकी GS1 में बहुत हद तक रट्टाफिकेशन वही काम आती है ज़्यादातर, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का वहाँ उतना कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ मेजॉरिटली क्रोनोलॉजिकली आपको चीज़ें पढ़ना है और उसके बाद उसको एनालाइज करना है, प्लस उसको रिटेन करना है. रिटेनिंग इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन ओनली. कोई उसको कुछ भी बोले, बट दैट इज़ वॉट, आप मल्टीपल रीडिंग लोगे आपको याद हो जाता है. दैट इज़ वॉट रट्टा. तो वहीं पे हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ये आपका मेजॉरिटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पे एनालिसिस चलते रहते हैं. और यहाँ जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, सेम यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं. वो फॉर्मूले सदाबहार रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं. जहाँ पे हमारा उसमें GS1 में अगर देखते हैं, जैसे अपडेट आ जाती है, कुछ न्यू अपडेट आ जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है. सिवाय ये वेट जब पहले था, अब उसके बाद में GST आ गया. जब अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मतलब कि हायर लेवल पे जब तक कोई चेंज, मेजर चेंज नहीं आता, तब तक यहाँ फॉर्मूले में कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होता है. तो हमारा यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. देखो, हमने घर बना लिए, सिविलाइजेशन देख लिया, सरकार बना ली, ठीक है. अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में हमारा क्या है, मेजॉरिटली लैंड लेबर कैपिटल. आपका क्लास 9th में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है आपके सिलेबस में, इफ़ यू हैव बीन इन फ्रॉम द CBSE बैकग्राउंड. और अगर CBSE से नहीं हो, अगर ICSE से हो, AISSE से हो, तो आपका 8th 9th ऑनवर्ड आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है. 8th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, एक साल पहले. तो वही हमारा इकोनॉमिक्स में हमने, जब हम यहाँ आते हैं 9th क्लास में, 9th क्लास की इकोनॉमिक्स हमारा दिखाते हैं कि लैंड क्यों चाहिए. लैंड क्या है, बढ़ नहीं सकता, तो उस पर हमारा मिक्सड क्रॉपिंग करेंगे. लाइक पर्टिकुलरली एक सपोज कोई विलेज है, उस विलेज में डेवलपमेंट चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है हमें. सब कुछ चाहिए वहाँ पे, स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, प्लस इंडस्ट्रीज़ चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री से लेके हमें हर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल एवरीथिंग चाहिए. तो क्या है, विलेज में ज़मीन तो उतनी ही है, बट हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए. एग्रीकल्चर वेस्ट, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, पर इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. एक सपोज़ आपके पास या मेरे पास, अब हम सबके पास एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, बट उस खेत में क्या हम गेहूँ कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, पैडी कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, शुगर केन कर रहे हैं, और आप स्पाइसेस कर रहे हैं. बट इससे क्या है, एक पर्टिकुलर फील्ड, एक उतना ही फील्ड है, उतनी ही पैदावार देखी जाएगी, लाइक उतनी ही फसल हमें मिलेगी. तो हमने क्या यूज़ किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ किया, ताकि हमारा क्या हो, HYV सीड्स आपने पढ़ा है ना, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड हमने यूज़ किया. तो उससे क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई. जैसे हम क्या है, कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, तो हमारी लाइक रेगुलरिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, तो हमारी क्या है, ईल्ड अच्छी हो जाती है, लाइक इन द सेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है पढ़ने में. सेम इज़ हियर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यूज़ किए. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बाद भी हमें और प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हमने क्या किया, मिक्सड क्रॉपिंग कर लिया. क्या कर लिया, मिक्सड क्रॉपिंग कर लिया. मिक्सड क्रॉपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, आप देखो, मिक्सड क्रॉपिंग भी हो गया, अब ये भी हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेंटर्स खोलेंगे. लाइक किस तरह से हम अपने प्रिजर्व करेंगे अपने हम क्या करेंगे, FCCI क्या करती है, व्हाट इज इट्स रोल, कि वो सारा का सारा स्टॉक को मेंटेन करके रखती है, प्रिजर्व करती है ना. दैट्स व्हाट, स्टोरेज हाउस खोलेंगे,
लाइक कोल्ड स्टोरेज हाउस एंड ऑल। तो डेवलपमेंट हमें विलेज का क्या करना है, हायर लेवल पे करना है। तो जब हम करेंगे तो उसमें क्या है, हमें अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चाहिए। तो यही सब हम देखेंगे। लैंड लेबर कैपिटल, मेजॉरिटली आपकी जो चीज़ें यहाँ घूमेंगी किसके आसपास घूमेंगी, लैंड लेबर कैपिटल। L for land, this L for labor, this C for capital. Capital is your money, machinery and all. This is your capital. ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्ड देख लेते हैं कहाँ से ये वर्ड इकोनॉमी एज अ वर्ड आता है हमारे इस सब्जेक्ट में, तो वो देखते हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है ना, एक लाइक ग्रीक वर्ड है जो क्या है, ओइकोनॉमिक्स। व्हाट इज दैट, ओइकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल क्या है, अब जैसे हाउस होल्ड से इनकम जा रही है कहाँ, बिजनेस हाउसेस को। लाइक वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, हम क्या है, इस बिजनेस हाउसेस से क्या खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं अपने घर को चलाने के, लाइक राशन पानी एंड ऑल, दैट्स व्हाट इस बिजनेस हाउस से ले रहे हैं। तो हाउस होल्ड की क्या इनकम जा रही है यहाँ पर। और यहाँ ही पे एक और बिजनेस हाउस है, उससे हम क्या है, अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे इनकम तो आई आपके पास, बट ये कहाँ गई, हाउस होल्ड पे गई। हाउस होल्ड से कहाँ जाती है इनकम, हाउस होल्ड कुछ खरीदेगा ना, सामान तो खरीदेगा, रहना है ना, उसके घर में सब कुछ प्रोड्यूस थोड़ी हो रहा है। तो उसको क्या है, वो बिजनेस हाउस से खरीद रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हाउस से। उसकी क्या है, इनकम क्या है, फ्लो हो रही है। कहाँ जा रही है इनकम, घर से बाहर जा रही है। ठीक है, दैट्स ऑल कि आपकी इनकम इस तरह से इकोनॉमी में इनकम आपकी हाउस होल्ड टू बिजनेस हाउसेस इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, किस चीज़ का, PDC। व्हाट इज इट, PDC। वाई आई कॉल इट PDC, P फॉर प्रोडक्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, C फॉर कंजम्पशन। आपने प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कंजम्पशन किया, दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। यही आपका इकोनॉमिक्स है। और सर्विसेज लाइक जो आपके सर्विस सेक्टर हैं, देखो इसमें ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर आते हैं, PST। प्राइमरी सेक्टर हो गए आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि फार्मर्स वगैरह क्या है, सामान को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, जैसे कि मशीनरी एंड ऑल, जैसे चिप्स की फैक्ट्री में चिप्स बन रहे हैं, दैट्स व्हाट सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है, आपका सप्लाई चेन में जो काम करते हैं, लाइक सप्लाई चेन एंड सर्विस डिलीवरी एंड ऑल, जैसे लाइक बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस। ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये दीज आर टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। लाइक रोड का ट्रांसपोर्टेशन है, इधर से सामान को यहाँ से यहाँ लेके जाना, सेकेंडरी हाउसेस से टर्शरी हाउसेस तक लेकर जाना, तो लाइक व्हाट अ सर्विस सेक्टर, ये है आपके सर्विस सेक्टर। तो हमने अभी तक क्या देखा, लैंड लेबर कैपिटल, PDCS, प्रोडक्शन हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, देन योर कंजम्पशन ऑफ गुड्स किस तरह से हो रहा है, फिर सर्विस सेक्टर देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, 3 सेक्टर है हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इट एनालाइज क्या करती है, बिहेवियर। अब जैसे कि मैंने कंपनी खोलनी है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले बिहेवियर एनालाइज करना है, किसका, कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करूँगी ना, सबसे पहले कस्टमर का बिहेवियर, फिर इंट्रैक्शन अमंग द इकोनॉमिक एजेंट्स, लाइक इंट्रैक्शन, लाइक एक ऑलरेडी कंपनी है, ऑलरेडी एक कोई कंपनी है, सपोज उसकी मोनोपोली है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इसकी मोनोपोली में कंपटीशन लाने के लिए, तो मैं उसके जैसा प्रोडक्ट कुछ उसी के लेवल का बनाऊंगी। जैसे हम एक अभी रिसेंट में जिम वियर के बारे में बात करते हैं, तो रिसेंट में अभी हमारे पास जिम वियर में क्या HRX है, देन योर प्यूमा, नाइकी। ठीक है, यही है 3-4 आपके फैक्टर्स जो ऑलरेडी ओवरऑल पूरी इंडिया की मार्केट को, इंडिया की विद इन इंडिया की बात करें, इंडिया में मेजॉरिटली ये है। या फिर हमारे पास आएंगे चीप क्लोथ्स जो लोकल मार्केट्स में मिलते हैं, नॉर्मली वो आते हैं जिम वियर में। पर ये जिम लोकल क्लोथ्स उन जो टॉप क्वालिटी हो उनको ना क्या मॉनिटर नहीं कर पाते, उनको कंपटीशन नहीं दे पाते। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, सपोज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्यूमा। ठीक है, तो मैं सब कुछ प्यूमा का लाइक क्यों, क्योंकि प्यूमा में क्वालिटी अच्छी है, मुझे वो अच्छी क्वालिटी मिलती है, बस 10 रुपये ज़्यादा देके प्यूमा खरीदूंगी इंस्टेड ऑफ लोकल बाइंग अ लोकल क्लोथ्स। ठीक है, वहीं पे अगर कोई इंडियन प्लेयर मार्केट में आता है और उसने अच्छे से इसको एनालाइज कर लिया, तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसे क्लोथ्स की ब्रांड लेके आएगा जिम वियर में
इंडियन बॉडी साइज को सूट करे, ठीक है, सबसे पहला कंफर्ट। सेकंड, इंडियन बॉडी साइज को सूट करे। थर्ड थिंग क्या देखें कि प्राइस एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ना। देखो इंडिया में क्या है, लाइक हर कोई रिच नहीं है और हर कोई गरीब भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि हर किसी के लिए प्राइस फेजेबल हो, हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा लेकर आए कि अफोर्डेबल भी है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मतलब उसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, प्लस और क्या फैक्टर्स हैं जो प्लेयर लाइक मार्केट में वो पूरा एक पर्टिकुलर क्लास को काउंटर अटैक कर रहा है, लाइक जिम वालों को। तो क्या है, जिम से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके थ्रू वो मार्केट में आए। तो ऐसे अगर वो आता है तो क्या है, डेफिनेटली वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। सर्वाइवल रेट हाई है उसका, बिकॉज उसने अपने जो बैकलॉग्स हैं उस पर काम किया और उस पर अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही लॉन्च हिज प्रोडक्ट, और व्हेन ही लॉन्च हिज प्रोडक्ट तो डेफिनेटली ही विल सर्वाइव। तो यही चीज़ है, इकोनॉमिक एजेंट स्टडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वेल्थ एंड ऑल, तो सब कुछ उसने स्टडी किया। लाइक मिडिल क्लास को यहाँ टारगेट कर रहा है, लाइक एक सोप ही बना रहे हैं सपोज, या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम क्या है पूरी मार्केट को स्टडी करते हैं। एंड मार्केट में आप भी आते हो, मैं भी आती हूँ, सारी दुनिया आती है मार्केट में, ठीक है, दैट्स वॉट। तो इकोनॉमिक्स में आपके दो ब्रांचेस होते हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई जो आती है, डिमांड सप्लाई या फैक्टर, जैसे आपने देखा हो कभी कभी मार्केट में ना अनियन के प्राइस हाइक हो जाते हैं, कभी अदरक के प्राइस ऊपर हो जाते हैं, कभी धनिए के प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाट, क्या है, सप्लाई कम हो जाती होगी ना, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करे इंसान, दो मार्केट प्लेयर में कैसे प्लेयर क्या करेंगे, भाई प्राइस हाइक कर देते हैं, देखें किसको खरीदना है, ठीक है। जब सप्लाई कम होगी और सप्लाई जब कभी ज़्यादा, जैसे मैंगो की सीज़न है, मैंगो क्या है अभी प्राइस सस्ता हो रखा है, मैंगो 60 रुपीज़ केजी हो रखा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, लॉट्स ऑफ मैंगो एवरीवेयर, ठीक है। वहीं इंडिया में, वहीं हम बात करते हैं दिल्ली में ना जामुन का प्राइस ना हमेशा ना हाई रहता है। क्यों, क्योंकि दिल्ली में क्या है, पेशेंट भी ज़्यादा है, प्लस आसपास जामुन के पेड़ भी तो नहीं है ना घर यहाँ आसपास। विलेज एरिया की तरफ में क्यों जामुन सस्ती होती है, 50 रुपये किलो मिल जाती है, 25 रुपये किलो मिल जाती है, पर इधर क्यों नहीं मिलती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि यहाँ आसपास में सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो डेफिनेटली प्राइस क्या है, अप जाएगा। और सिर्फ यही फैक्टर नहीं होते, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो जब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे ना, सप्लाई डिमांड सप्लाई, तो उस टाइम पे हम इसको अच्छे से करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट पे, जहाँ पे लाइक पर्सन, हाउस होल्ड या फिर फर्म के बारे में बात करेंगे। तो फोकस यहाँ पे क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग पे, प्राइस डिटर्मिनेशन पे एंड फंक्शनिंग ऑफ अ इंडिविजुअल मार्केट पे रहेगा। अगला हमारा कंसर्न क्या रहेगा, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सच एज डिमांड, supply factor pricing and optimizing of the consumer as well as firm, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में what we will study about economy as a whole, जहां हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, और जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे जीडीपी आ जाता है बेसिकली। मार्केट प्राइस पे, फैक्टर प्राइस पे, दोनों पे पढ़ेंगे हम अच्छे से। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, तो ये आपका बेसिकली दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मेजॉरिटली योर GS3, ये आपका सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है GS3 में, ठीक है। जिसको हम यहाँ ट्रेड के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स, WTO के एग्रीमेंट एंड ऑल, वी विल स्टडी एवरीथिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से इन्फ्लुएंस है, और पॉवर्टी, डिस्पैरिटी, इन्फ्लेशन, मेजॉरिटी इन्फ्लेशन, बैंकिंग एंड ऑल वी विल स्टडी हियर। तो डील क्या करेगा विद द ब्रॉड मैटर्स, ये बड़े बड़े मैटर्स पे बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट के बारे में बात करता है, ओवरऑल प्राइस के लेवल पे बात करता है, एग्रीगेट सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के मॉडल पे काम करेगा। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल मैक्रो, दोनों की ना आपस में लिंकेज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है, टू लीड टू मैक्रो आउटपुट। जब छोटे छोटे डिसीजन लिए जाते हैं तभी तो बड़े बड़े आउटपुट आते हैं। जैसे अभी हमने छोटे छोटे डिसीजन क्या लिए, हमने डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट सपोज ऑप्शनल को 2 घंटे देंगे डेली, GS1 को 1 आवर देंगे, GS2 को 1 आवर देंगे, GS3 को 1 आवर देंगे, GS4 को 1 आवर देंगे। दैट्स व्हाट इनिशियल एफर्ट्स हमारे क्या हैं कि छोटे छोटे आउटपुट्स हमने रखे और डेली हमने कैटेगराइज कर लिया कि येस वी विल गिव दीज मच टाइम एफर्ट्स, दीज मच एफर्ट्स टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। बिकॉज ऑप्शनल हमारा 500 और बेसिकली 500 मार्क्स का हो गया, 250 250, तो वी हैव गिवन इट टू कितना
2R का स्लैब दे रखा है उसको, दैट्स व्हाट 1R का उसके बाद में नेक्स्ट रेस्ट सबको दे रखा है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे आउटपुट्स रखे अपने लिए कि डेली बेस का हमारा डेली टारगेट ये है। तो इसी तरह से हमारा माइक्रो में जब हम डील करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज अ स्मॉल टारगेट कि हम सपोज हाउस होल्ड को पे बात कर रहे हैं, डिमांड पे बात कर रहे हैं, सप्लाई पे बात करें या फिर कंजम्पशन पे बात करें, तो दैट्स व्हाट वी आर ओनली डूइंग, डीलिंग विद अ स्मॉल सेक्टर। बट इसके आउटपुट क्या रहेंगे, जैसे अभी हमने छोटे छोटे सेक्टर पे काम किया, डेली बेसिस पे स्टडी करें, बट आउटपुट क्या रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। आपका जो प्रीलिम्स है वो क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ GS1, GS2, GS3, इट्स अ मिक्सचर ऑफ GS1 एंड GS2 एंड GS3। तो ये जो 3 आप डेली पढ़ रहे हो ना, ये आपका डेली कहीं ना कहीं रिलेटेबल रहेगा आपके लिए, किसके लिए, मीन्स प्रीलिम्स के लिए। आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे अगर अभी डेली बेसिस पे आप 1 to 3 को डेली 3 आवर्स, तो उसका मतलब इनडायरेक्टली आप ऑल्दो यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस स्पेसिफिक, बट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू दीज 3 सब्जेक्ट ऑल्सो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो रही है। सेम वे में यहाँ पे जब हम इसमें बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम छोटे छोटे फैक्टर पे, छोटे छोटे सेक्टर पे काम करते हैं। जब छोटे छोटे सेक्टर पे काम करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, मैक्रो आउटपुट आता है। देन मैक्रो चेंजेस हम देखते हैं जहाँ पे लाइक इन्फ्लेशन की भी बात होती है, डिसीजन मेकिंग की बात होती है, मनी एंड सेक्टर की बात होती है, मनी इन्फ्लेशन एंड ऑल, विल टॉक अबाउट इट। तो हम यहाँ पे डिमांड, हमारे की कॉन्सेप्ट क्या है जो इसमें हमारे लिए लर्निंग है, दैट्स व्हाट डिमांड क्या है। डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, जैसा सपोज आप सबकी डिमांड क्या है कि हमें ना सबको ना IES ही बनना है, किसी को IPS नहीं बनना, ठीक है। एक आध कोई होगा जिसको IPS ही बनना है फोकसली, हर किसी को क्यों IAS बनना है, बिकॉज दैट्स अ ग्लोरीफाइंग जॉब। सबको क्यों बनना है, क्योंकि वो एक सबसे ऊपर, सबको लगता है सबसे ऊपर वही है, बट ऐसा नहीं है, सब हर फैक्टर अपने लिए। तो इसी तरह से डिमांड है, दैट्स व्हाट योर, आपके अंदर में डिमांड है, हर किसी के अंदर क्रेज है कि नहीं हमें तो IAS बनना है। आपने मेजोरिटी काफ़ी बार देखे होंगे रिपीटेड, जो ऑलरेडी सर्विस में, दे आर ऑल्सो अटेम्प्टिंग अगेन इन द नेक्स्ट ईयर, किसके लिए, टू गेट IAS, क्योंकि ये डिमांड में है भाई, ठीक है। डिज़ायर है उनकी, विलिंगनेस है, ये एबिलिटी है उनकी कि नहीं नहीं, हम शायद वो अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि नहीं हम IAS लाइक हैं, तो एबिलिटी। तो यहाँ पे इसी तरह से हम देख लेते हैं ये किसके रिलेशन में, इकोनॉमी के रिलेशन में, एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड्स और सर्विसेज, ये मेरी डिमांड है। सपोज डिमांड जब भी कभी लाइक टमाटो है, ठीक है, टमाटो है, इसका प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे फॉल करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है इसका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड पे, बताया था मैंने, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड पे ऊपर, ठीक है। एक्सेप्शनल डिमांड कैसे, जैसे गिवन गुड्स होते हैं हमारे या वर्बल गुड्स होते हैं, सपोज इनकम राइज हो जाती है तो आप जाओगे रोड साइड से या फिर रोड साइड पे जितनी लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से कपड़े खरीदने, आपकी इनकम राइज हो गई ना। सपोज यू आर अर्निंग, मैंने सपोज अज्यूम किया आप सभी लोग 10 से 15 लाख महीने के कमा रहे हो, 10 लाख टू 15 लाख, ठीक है। तो डेफिनेटली यू वोंट बी, बोलोगे नहीं मैम यहाँ क्यों जाना, अब तो अपन डायरेक्ट ब्रांड से कोलैब करके ब्रांड से मंगाएंगे, सीधा डायरेक्ट ब्रांड से लेके आएंगे, है ना। तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया ना। जब पैसा आ जाता है तो हम नहीं जाते, वरना हम किसका वेट करते हैं, सेल का वेट करते हैं। मेरे जैसा खैर सेल का वेट करेगा तब भी, डिपेंड करता है, ठीक है। तो गिवन गुड्स एंड वर्बल गुड्स की हायर प्राइस कैन लीड टू द हायर डिमांड, हायर प्राइस रहेगी फिर भी हायर डिमांड रहती है। जैसे कि ल्यूई वुइटन के बैग्स हैं, उनकी डिमांड वैसी रहती है, लोग क्लास का एक वो सिंबल मानते, बट वो फालतू में बस अलमारी में पड़ा ही रहता है। मेजॉरिटी टाइम तो काफ़ी लोगों की अलमारी में ही रखा होता है। क्यों, रीज़न क्या है, बस एक सोशल क्लास का स्टेटस है, ले लिया हमने बस। गुची की बेल्ट, रिलेट कर पा रहे हो ना, दैट्स व्हाट। तो दिस इज ऑल डिटर्मिनेंट्स हैं आपके डिमांड के, क्या क्या, प्राइस है पहला, पैसा, दूसरा आपकी इनकम, तीसरा कंज्यूमर का टेस्ट, ठीक है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
तो ये आपके सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कंपोनेंट की तरह काम, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में। एंड एक्सपेक्टेशन, अगर सपोज आपने कंपनी खोलनी है और अगर आपने इन तीनों चीज़ों पे ये आपका बेसिकली दीज 4 चीज़, ये 4, पहला प्राइस, तीसरा इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट और प्राइस रिलेटेबल गुड्स, और पूरा मार्केट को स्टडी कर लिया, डेफिनेटली अच्छे से रिसर्च करा और उसके बाद में कंपनी लॉन्च करी, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी अच्छे से सर्वाइव भी करेगी, प्लस विद इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, जैसे कि शादी.com आया था मार्केट में, या फिर बोट के बारे में बात करते हैं, बोट की हिस्ट्री के बारे में, क्या था इंडिया में, इंडिया का इकलौता ब्रांड है वो, और इतनी अच्छी कस्टमर से सर्विस है उसकी। या फिर लेंसकार्ट की बात करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ लेंसकार्ट, क्योंकि मेरे सारे चश्मे वहीं के। रीज़न क्या है? अफोर्डेबल है, सर्विस बहुत अच्छी है, इंश्योरेंस मिलता है मुझे, एक टूट जाए तो मेरा आराम से सर्विस में इंश्योरेंस के जरिए वो आराम से नया बन के आ जाता है विदाउट पेइंग एनी फीस। ठीक है, वहीं लोकल मार्केट से खरीदूँ वहाँ भी उतने का ही पड़ता है ना, 2 से 3 हज़ार का वहाँ भी पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं क्या करूँ, लेंसकार्ट से खरीदूँ, वहाँ ही मेरा 3 से 4 हज़ार का पड़ेगा, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार मैक्स टू मैक्स, या 10 हज़ार, उस ज़्यादा कहाँ जाता है प्राइस उसका। तो हमने क्या, और दूसरा सेल पे ले लिया, उसमें फिर भी हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ऑफर्स पे ले लिए, 2 चश्मे इकट्ठे बनवा लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, मार्केट को अच्छे से स्टडी किया, उसने मार्केट को पूरा स्टडी किया। जबकि यहाँ पे दिल्ली में एक आगे मार्केट है, यहाँ पे दिस इज़ लाइक चांदनी चौक में जैसे हम जाते हैं ना, उससे आगे बल्ली मारन मार्केट है जहाँ चूड़ियाँ वगैरह मिलती है, उसके आगे एक मार्केट है, पूरी चश्मे की मार्केट है, लेंस। ठीक है, दिल्ली वालों को काफ़ी सस्ते में वहाँ से मिल सकते हैं, बट क्या है, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा वहाँ। एक बार दुकान से बाहर निकलो उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट आप यहाँ से लेंसकार्ट से लेते हो, दुकान से बाहर से क्या, आप घर पे डिलीवरी हो जाती है, घर पे आके वो आई टेस्ट कर जाता है, सब कुछ घर पे कर जाता है। ठीक है, वो भी अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। दैट्स व्हाट। उसके बाद में हमने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया, स्टडी किया ना। तो जब भी कभी फ्यूचर में कंपनी खोलनी हो किसी को भी, आप सबको तो खैर IAS बनना है, पर मेरी जैसे को कंपनी खोलनी है, ठीक है, दैट्स व्हाट, कि मेरा तो मुझे क्या है, स्टडी करनी पड़ेगी इन सब की, स्टडी करना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाट। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलास्टिसिटी डिमांड की क्या है, क्या हम करेंगे, मेजर क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांड टू अ प्राइस चेंज। परफेक्टली इलास्टिक गुड्स क्या है, फिर परफेक्टली इनलास्टिक क्या है, रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या है, रिलेटिव इनलास्टिसिटी है। अब बेसिकली क्या है, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ना, यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी नहीं आता, टू बी वेरी ट्रू, बट इनडायरेक्टली हम रिलेट करके काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ से। तो एज अ सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट है क्या, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आगे डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं। सप्लाई में क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए विलिंगनेस टू सेल इट्स पर्टिकुलर प्राइस, उसकी विलिंगनेस सप्लाई चेन में काम करता है। लाइक लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड पे। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई प्राइस डाउन हो जाता है, क्वांटिटी कम हो गई प्राइस अप हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट में क्या है, क्वांटिटी कम है किसकी, एप्पल की कम है मार्केट में, तो एप्पल कितना हो रखा है, 320, 340, 280, तो ये एक मार्केट प्राइस है। और 280 वाले एप्पल भी एकदम किसी बकवास क्वालिटी के हैं। ठीक है, तो एप्पल का भी प्राइस हाई हो रखा है, क्योंकि एप्पल अभी आ रहे हैं ना पेड़ों पे, धीरे धीरे नए एप्पल मार्केट में आने लगेंगे, डेफिनेटली प्राइस इसका डाउन चला जाएगा, 180 to 200, उससे नीचे तो खैर नहीं जाता, बट इतना तो चला जाता है, 150 तक तो चला जाता है लास्ट। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स, क्या, प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्सेस एंड द फर्म के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजर रिस्पॉन्सिवनेस किसके लिए, क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस चेंज में। अब इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, दोनों चीज़ें सेम रह रही हैं, तो दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है, दैट्स व्हाट क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सप्लाई एज वेल एज डिमांड
दोनों मार्केट प्राइस पे क्या रहती है, इक्वल रहती हैं, डी इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। जब दोनों सेम रहती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ मार्केट में हम देखेंगे आगे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ है, मोनोपोली कहाँ है, मोनोपोलिस्टिक कहाँ है, कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली, ये हम जब मार्केट करेंगे ना इन दैट वी हैव टू स्टडी दिस। तो बेसिक टर्म्स क्या है हमारी इसमें जो हमारे लिए लर्निंग है, प्राइस मनी वैल्यू इन गुड्स, कॉस्ट एक्सपेंसिव हो गए, इनकम मॉनेटरी रिटर्न्स टू एन इकोनॉमिक यूनिट। अगर किसी ने ना इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा हो ना तो उसमें मेजॉरिटी ना आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, आपने जिसने किसी ने भी इकोनॉमी रट्टा मारा होगा ना उसके लिए मुश्किल होगा, बट जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, फॉर्मूलाज आपके नेशनल इनकम के या जीडीपी के, तो उसके क्या है ना नेशनल इनकम के जिसके फॉर्मूलेज क्लियर होंगे, या आपकी बेसिक आपका क्लास 11th का बेसिक क्लियर होगा, 11th एंड 12th, ओनली 11th एंड 12th का बेसिक अगर क्लियर है ना इकोनॉमी का, तो हाँ उसका प्रीलिम्स का इस बार का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, मैथ्स इकोनॉमी बेस्ड जो आपका इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस थे उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो इसी के लिए वाई आई एम सेइंग मैं यहाँ पे खुद ही पढ़ाऊंगी इसको, इकोनॉमी का क्लास 11th एंड 12th पूरा सारा कुछ कराऊंगी, जिसमें आपकी एक भी बेसिक ना प्रीलिम्स का गलत हो ना मेंस में उसको कोट करने में आपकी कोई गलती हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये इनकम दे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स। तो दिस इज आपका होल है, ये चैप्टर 1 था आपका जिसमें आपने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमिक एंड व्हाट आर इट्स सब टॉपिक्स, और उसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी, ये डिमांड के अंदर में लाइक डिटरमिनेंट्स क्या है उसकी इलास्टिसिटी, फिर सप्लाई हमने देखा, फिर मार्केट की पोजीशन देख ली, हमने तीनों फैक्टर्स देख लिया, उसके फाइनल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड डेप्रिसिएशन एंड ऑल वी हैव सीन। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है इन स्मॉल टर्म, अगर वैसे देखो आप में से मुझे नहीं लगता सभी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, या देखो कॉमर्स वालों को पता होगा डेप्रिसिएशन होता क्या है इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि आपने अकाउंटेंसी में भी डेप्रिसिएशन देख एज अ चैप्टर एक पढ़ा है, जहाँ पे गुड्स की जो वैल्यू हो जाती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, वो आपने पढ़ा है। बट जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, और या फिर जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आते हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता मेजॉरिटियों ने, बिकॉज इकोनॉमी एक टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली ह्यूमैनिटी वाले बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे ज़्यादातर इकोनॉमी एज अ ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं 11th एंड 12th में, ठीक है। बिकॉज मेरे पास भी अभी करंटली 11th एंड 12th का बैच है, जो उनमें से हार्डली एक ही बच्ची है जिसने इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल चूज़ किया, एज अ ऑप्शन ले रखा है, बट बाकी मेजॉरिटी ने साइकोलॉजी लिया है, दे हैवंट ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और या फिर कुछ स्कूलों में इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शन है ही नहीं, और कई जगह ज्योग्राफी नहीं दिल्ली में और कई जगह इकोनॉमिक्स नहीं है, बट ये बहुत गलत बात है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ये दोनों ही उतना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर हैविंग अ ब्राइट करियर ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास ह्यूमैनिटी में इकोनॉमिक्स हो और साइकोलॉजी हो और ज्योग्राफी हो तो आपके पास में ऑप्शंस और खुल जाते हैं कंपेयर टू हिस्ट्री। तो डेप्रीशिएशन क्या है, डिक्लाइन ऑफ द फिक्स, जैसे मैंने ना मैंने अभी वॉशिंग मशीन खरीदी है एक सपोज, ठीक है। वॉशिंग मशीन का अभी क्या है, मैंने उसको ना पैक करके रख दिया है, ठीक है, खोली नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी घर में ऑलरेडी इन सर्विस है, एक मशीन ऑलरेडी चल रही है पर एक डिस्काउंट पे थी तो मैंने ये खरीद ली, ठीक है। बट क्या मैं इसको कल मार्केट में बेचने जाऊंगी ये सेम प्राइस की बिकेगी 5 साल बाद? नहीं भाई, 5 साल में और मॉडल आ जाएंगे और ये 5 साल पुरानी तो क्यों सेम प्राइस पे क्यों जाएगी? तो दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसी टर्म को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब आपके गुड्स की वैल्यू अगले टाइम ड्यूरेशन के बाद, सपोज 1 ईयर के बाद में कम हो जाती है, और ये डेप्रिसिएशन आप क्लास 8th की मैथ्स में भी पढ़ते हो, क्लास 8th में मैथ्स है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है ना, उसमें भी है प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन वाला, बिकॉज वहाँ पे जीएसटी है तो डेप्रिसिएशन भी है वहाँ पर, ठीक है। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, जब आप पढ़े होंगे तब शायद नहीं था, तब डेप्रिसिएशन था, शायद था, हाँ डेप्रिसिएशन था, बट जीएसटी नहीं था, क्योंकि जीएसटी ना अभी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, अभी हमारे एनईपी को 5 साल हो गए हैं, इससे तो इस बार जो बच्चे प्रीलिम्स पे मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उनको ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको काफ़ी हॉलिस्टिकली उन्हें कवर करना चाहिए, बिकॉज उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है।
बिकॉज इसको 5 साल, जब भी किसी चीज़ को ना 5 साल हो जाए, 10 years हो जाए, 25 years हो जाए, या 50 years हो जाए, या 100 years हो जाए, या फिर इवन 75 years हो जाए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, 75 years हो जाए या 75+ हो जाए, तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाता है, मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों के लिए, मतलब प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं पे भी किसी भी फेज से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बीच में, ये आपके लिए बीच की रनिंग है, मिड ऑफ द वे, कि हाँ हमारे लिए 5 साल, जब 5 साल हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है, 6 साल हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है, और 10 साल हो जाए तो इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें किस तरह से हम रिलेट करके करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव डन। तो आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा मेजॉरिटली क्या आता है, आपकी प्रैक्टिकलिटी आती है। अब इसके बाद में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, जहाँ पे हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे अगली क्लास में। सो बाय द टाइम कीप स्टडिंग, एंड इन टर्म्स को क्या करो, गूगल करो, सर्च करो और पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपकी क्लियर है ना, फिर आगे अब जब मैं चैप्टर कराऊंगी तो आप बोलोगे मैम डिमांड क्या है, मैम सप्लाई क्या है। ठीक है, तब बीच में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप इन सब चीज़ों को देख लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हाथों हाथ लेक्चर के साथ में ही बीच में उसको पॉज कर दो, जो चीज़ टर्म समझ में नहीं आ रही उसको गूगल करो, और उतना ही, और यहाँ पे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही कमेंट कर दो यार नीचे, समझा दूंगी वहीं पर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।